आपको याद है नानी माँ, जिस वक्त अंश घर पर आया था, किस तरह से सबने खुशी से उसका स्वागत किया था और सब किस तरह से उसके साथ मस्ती किया करते थे। सच कहूं नानी माँ, वो भी दिन क्या दिन थे, बहुत याद आते हैं। वो पल नानी बहुत याद आते हैं नानी माँ। ये कहते हुए आस्था थोड़ा सी इमोशनल हो गई थी। फिर आस्था दबी हुई आवाज कुछ सोचते हुए बोली, देखिए ना, जब से अंश की किडनैपिंग हुई है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई है। मैं तो कहती हूँ नानी माँ, क्यों ना हमें एक बार फिर कान्हा जी के मंदिर में पूजा पाठ करवा लेनी चाहिए। वैसे भी बीच में हम अपनी परिक्रमा तो पूरी कराए थे, लेकिन हमें लगता है कि जरूर हमने कोई ना कोई गलती कर दी होगी, या फिर हम सही से परिक्रमा पूरा नहीं कर पाए, इसलिए कान्हा जी हमसे नाराज हो गए हैं। हमें एक बार जाकर पूजा वगैरह करनी चाहिए। आस्था की बात सुनकर नानी माँ सहमति में सिर हिलाकर बोली, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिलहाल अगर तुम्हारा दामाद जी के बिना दिल नहीं लग रहा है तो तुम उन्हें फोन करके भी तो बोल सकती हो ना बेटा। नानी माँ की बात सुनकर आस्था मुस्कुराते हुए अपने सिर पर थपकी मारते हुए बोली, अरे हाँ नानी माँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। मैं अभी उन्हें फोन कर देती हूँ। जैसे ही आस्था फोन करने को हुई, वैसे ही उसे अरमान अपनी पावरफुल ऑनरा के साथ घर में आता हुआ दिखाई दिया था। फिर अरमान ने एक नजर अंश और आस्था पर डाली और उन्हें अनदेखा करके लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए सीधा अपने कमरे में चला गया। अब आस्था अरमान की इग्नोरेंस पर नाराज होते हुए बोली, अब इन्हें अचानक से क्या हुआ? हम कब से उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये हमसे बिना मिले ऐसे ही ऊपर कमरे में चले गए हैं। कुछ देर पहले आस्था का दिल नहीं लग रहा था, तो इसीलिए वह नीचे नानी माँ के पास आकर बैठ गई थी ताकि वह अरमान का इंतजार कर सके। ठीक थोड़ी ही देर बाद आहान, ध्रुव, साथ ही साथ आकाश, सुमित और अविनाश तुरंत ही घर में दाखिल हुए। सबको एक साथ आया देखकर सभी लड़कियां, जो कि कुछ देर के पहले आपस में ग्रुप बनाकर बातें कर रही थीं, अब जैसे ही सब लड़कों के आने की आवाज सुनाई दी तो फटाफट से सभी लड़कियां नीचे दौड़ी चली आई। वहीं हमेशा की तरह सबके सब पहले अंश के आसपास एकदम इकट्ठे हो गए। आज भी ठीक उसी तरह से तुरंत घर आते ही आहान ने अंश को अपनी गोद में उठाया और उसे पुचकारते हुए बोला, चैंप, क्या हाल है? तुम ठीक हो ना? आई मिस यू चैंपियन। मैं तुम्हें बहुत याद करने वाला हूँ, लेकिन फिकर नॉट, जब भी तुम मुझे कॉल करोगे चाचू तुम्हारी एक कॉल पर तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। आहान की बात सुनते ही आस्था ना समझी उसकी ओर देखकर सवाल पूछती है, आहान भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? ये सवाल सुनकर आहान अब थोड़ा सा सकपका गया। अपनी गलती रियलाइज होते ही उसने घबराहट में ध्रुव, सुमित और आकाश की ओर चुपके से देखा। वे लोग बिना किसी एक्सप्रेशन गुस्से से होंठ भींचते हुए उसे ही देख रहे थे। ये देखकर आहान मन में खुद को कोसा, पता नहीं क्यों मैं हर वक्त गलत जगह पर गलत शब्द बोल जाता हूँ। मैं अब भाभी को क्या जवाब दूं? और भाभी को तो आदत है बाल में से खाल निकालने की। अब तो ये मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगी जब तक मैं इन्हें सच सच नहीं बता देता। तब तक ये है भी तो मेरी डिटेक्टिव भाभी। अगले पल आहान एकदम से बात को हंसी में डालते हुए बोला, भाभी, मैं तो ऐसे ही कुछ भी बोलता रहता हूँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? और क्या आप भी किसी बात को लेकर बैठ जाती हैं? और हाँ, आज आपने चैंप को डायपर पहनाया हुआ है ना? देखिए भाभी, अगर उसने आज एक बार फिर मेरे ऊपर सूसू किया तो मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। आहान को बात टालते हुए देखकर आस्था कुछ देर के लिए चुप हो गई थी। फिर उसने बारी बारी से बाकी सबकी ओर एक नजर देखा। आकाश, सुमित, उनकी आंखें पूरी तरह से सपाट थीं। उनके चेहरे पर वह मुस्कुराहट नहीं थी जो अक्सर अंश को देखकर आ जाया करती थी। फिलहाल और जिस तरह से अरमान अचानक से ऊपर गया, यह बात भी उसे बेचैन कर गई। इसीलिए बिना कोई जवाब दिए आस्था अंश को आहान की गोद से थमाकर फटाफट से अपने कमरे की ओर जाने लगी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि जब तक अरमान की परमिशन नहीं होगी तब तक कोई उसे कुछ नहीं बताएगा, इसलिए वह अब सीधे सीधे अरमान से ही जाकर बात करना चाहती थी। अब बिना देर किए आस्था सीधा जल्दी से ऊपर कमरे की ओर जाने लगी। वहीं नानी माँ परेशानी भरी नजरों से आस्था को जाते हुए एक हद तक देख रही थी, क्योंकि नानी माँ को मन ही मन किसी अनहोनी की आशंका सी होने लगी थी। और जैसे ही नानी माँ की नजर आखिर में अविनाश पर पड़ी तो वैसे ही नानी माँ ने अविनाश को रोकते हुए पूछा, अविनाश बेटा, क्या हुआ है? तुम भी तो दामाद जी के साथ गए थे ना, कुछ हुआ है क्या? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि दामाद जी कुछ परेशान है? जैसे ही नानी माँ ने यह कहा, वैसे ही अविनाश, जो कि पहले से ही खुश था, उसने जाकर नानी माँ को गले से लगा लिया और खिलखिलाकर बोला, नानी माँ, आप जानती हैं आज क्या हुआ है? आज वो हो गया है जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था। आप जानती हैं इतने दिनों से मैं यहाँ अपना बिजनेस वगैरह सब कुछ यहीं से हैंडल क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ आस्था और अंश के लिए, क्योंकि बरसों बाद मुझे मेरी बिछड़ी हुई बहन मिली है, तो भला मैं इतनी आसानी उसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मैंने अपने दादाजी को वादा किया है कि आस्था के बिना मैं वहां लौट कर नहीं आऊंगा, लेकिन इस बीच मैंने कितनी ही बार आस्था और अंश को लेकर जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार अरमान सिंघानिया ने मना कर दिया, क्योंकि वो अंश और आस्था को खुद से दूर करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज तो न जाने कैसे ये चमत्कार हो गया। आज तो मेरी दिल की मुराद पूरी हो गई। आज खुद अरमान सिंघानिया ने यह बोला है कि मैं आस्था और अंश को अपने साथ दादाजी से मिलवाने लेकर जा सकता हूँ। जैसे ही अविनाश ने मुस्कुराते हुए ये सारी बातें बताई, वैसे ही नानी माँ के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। वह समझ नहीं पा रही थी कि अविनाश की खुशी में वो खुश हो या फिर अरमान के फैसले को लेकर हैरान हो। उनकी सिचुएशन इस वक्त काफी ज्यादा अजीब सी थी। फिलहाल नानी माँ ने केवल हल्का सा मुस्कुराकर अविनाश की ओर देखा, बिना कोई जवाब दिए एक बार फिर अंश के पास आकर बैठ गई। आहान, ध्रुव अंश को बार बार प्यार से पुचकार रहे थे। आकाश और सुमित केवल उन्हें अंश के साथ खेलते हुए नाराज नजरों से घूर रहे थे, क्योंकि अभी तक वे अंश को अपनी गोद में नहीं ले पाए थे। फिलहाल दूसरी ओर आस्था जैसी अपने कमरे में गई और उसने अपने ठीक सामने देखा कि इस वक्त अरमान बालकनी में सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा था।
ये देखकर आस्था की आंखें शौक से बड़ी हो गईं, क्योंकि इससे पहले जब भी अरमान सिगरेट की कश लगाया करता था तब आस्था ने उसे पूरी तरह से ऐतराज जताया था और ऑलमोस्ट अपने प्यार में उसने अरमान का सिगरेट तक पीना छोड़वा दिया था। लेकिन आज जिस तरह से अरमान सिगरेट के कश ले रहा था तो आस्था की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वह गुस्से से आगे बढ़ी और अरमान के हाथों से सिगरेट छीनकर उसे कुचल दिया और झल्लाकर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से हमारे सामने सिगरेट पीने की? क्या आपको पता नहीं है कि हमारा एक छोटा बच्चा है, इसलिए आप इस तरह से स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, समझे आप? जैसे ही आस्था ने ऊंची आवाज में ये सारी बातें बोली वैसे ही अरमान केवल उसे घूर कर एक तक देखता रहा और एक बार फिर आस्था को बालकनी में छोड़कर वो वापस से अंदर अपने रूम में आ गया। जैसे ही अरमान अपने रूम में गया वैसे ही आस्था एकदम से हक्का बक्का रह गई और मुंह बनाकर सोचने लगी कि इन्होंने हमें डांटा क्यों नहीं। जब उसने तिरछी नजरों से देखा कि अरमान जाकर अपने ही कमरे में पड़े किंग चेयर पर बैठ गया है तब आस्था उसके ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई और अरमान को सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? आखिरकार आप करना क्या चाहते हैं? आपको हो क्या गया है? हम आपसे कब से बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। पता है जब से आप घर से बाहर थे तब से हमारा घर पर बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था और हम आपको कॉल करके आपको बुलाने वाले थे, लेकिन आप इस तरह से हमें अनदेखा क्यों कर रहे हैं? आप हमें ऐसे नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं और हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिरकार हो क्या गया है आपको? जैसे ही आस्था ने पटर पटर बोलना शुरू किया और एक बाद एक अरमान से इतने सारे सवाल किए वैसे ही अरमान केवल उसे घूर कर देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे अपनी नजरों में समा लेना चाहता हो। अब आस्था का माथा ठनका और वो थोड़ी सी परेशान हो गई। वो सपने में भी नहीं सोच सकती कि इस तरह से उसका अपना डेविल पति उसे इग्नोर करेगा। आस्था के लिए अरमान की इग्नोरेंस बर्दाश्त मुश्किल हो चुका था, इसलिए अब आस्था का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा और वो आगे बढ़ी और अरमान के दोनों हाथों को हटाकर उसकी गोद में जा बैठी। फिर अपने हाथों को उसके गले में डालकर मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप हमें आस्था अरमान सिंघानिया को इग्नोर कर रहे हैं। इसका मतलब भी जानते हैं आप? हमारा पति डेविल किंग है, डेविल किंग, और उसकी डेविल क्वीन को इग्नोर करने के जुर्म में वह आपको ऐसी सजा देगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, समझे? जैसे ही आस्था ने एटीट्यूड से बट पप्पी सा फेस बनाकर ये बात बोली अरमान को वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। फिलहाल इस बात पर भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब तो आस्था का गुस्से का लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका था। उसने लगातार अरमान के सीने पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए थे और फिर अरमान को कुछ अनमने ढंग से देखकर तिल मिलाकर उसे डांटने लगी, मिस्टर सिंघानिया, आप पागल हो गए हैं क्या? मैं कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्या मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? आखिरकार आप मुझसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ हुआ है? बताइए ना मुझे, क्या बात है? तभी अरमान ने गहरी सांस ली और आस्था के प्यारे नाजुक कमर को कसकर अपने करीब कर लिया था और अपने होठों को उसकी गर्दन पर रखकर वो कुछ पल शांत हुआ। वही आस्था की दो आंखें फटने को तैयार थीं। उसने अपने दिल में अजीब सी तड़प महसूस की क्योंकि आज हार्टलेस मिस्टर अरमान सिंघानिया की आंखों में आंसू थे। आस्था को जब अपनी गर्दन पर गीलेपन का एहसास हुआ उसके आंसुओं को महसूस करके आस्था को लगा जैसे किसी ने उसका दिल पकड़कर भींच लिया हो और वह तुरंत ही इमोशनल होते हुए रोनी सी आवाज में बोली, आपको हो क्या गया है अरमान जी? बताइए ना, क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आप रो रहे हैं? बताइए ना, क्या हुआ है? इस वक्त अरमान बड़ा ही बिखरा हुआ, टूटा हुआ सा लग रहा था। अब उसने अपने हाथों को आस्था के चेहरे से हटा दिया, फिर आस्था के बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आस्था, आपके दादाजी की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है, जैसे कि आपको पता है कि वह चल फिर भी नहीं सकते हैं और आपके भाई अविनाश कब से आपको अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले जाने का इंतजार कर रहे हैं। अब मैं अपने स्वार्थ के लिए ज्यादा दिन तक आपको अपने पास नहीं रख सकता। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। जैसे ही अरमान ने अपना लहजा थोड़ा नरम करते हुए उसे ये बताया वैसे ही उसकी बातें सुनकर आस्था पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी और वह लगातार अरमान की तरफ डबडबाई आंखों से देखने लगी क्योंकि वह भी अपने दादाजी से मिलने के लिए जाना चाहती थी। लेकिन वह अकेले नहीं जाना चाहती थी, वह एक कपल की तरह अरमान के साथ अपने दादाजी से मिलने जाना चाहती थी। अब आस्था तुरंत अरमान के गोद से उठ खड़ी हुई और अपनी कमर पर हाथ रखकर उसकी ओर देखकर एकदम से बोली, आप मुझे अपने आप से दूर करना चाहते हैं ना, इसलिए आप मुझे दूर भेजना चाहते हैं। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके बिना अकेले कहीं जा सकती हूँ? हाँ, यह बात सच है कि मैं अपने दादाजी से मिलने के लिए जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं वहां अकेली नहीं बल्कि आपके साथ जाना चाहती हूँ। मैं आपके बिना दादाजी से मिलने के लिए नहीं जाने वाली। अब जैसे ही आस्था ने जिद पर अड़ते हुए यह कहा तो वैसे ही अरमान इमोशनल होकर आस्था को अपनी गहरी नजरों से देखता रहा। अचानक से अरमान उठ खड़ा हुआ और तुरंत आस्था के करीब जाकर उसके गालों को छूकर उसने अपने होठों को आस्था के होठों पर रख दिया था और उसे हार्डली किस करने लगा।